Namaskar, all my lovely students. Welcome again with the chapter. Chapter is media, which we are going to start. Yesterday हमने start कर दिया था. In which very interesting topics we have discussed also. So today's topic is media and democracy. What is the role of media? We have already discussed. But what is the connection of the media with the democracy? It is very essential for a democratic country that the media is also called the fourth pillar of the democracy. Fourth pillar कहा जाता है इसको. तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में. यहाँ पे हमें सिर्फ 2 टॉपिक्स ही डिस्कस करने हैं जो इम्पोर्टेंट है. 2 टॉपिक्स हैं यहाँ पे. सबसे पहला क्या है? इंटर रिलेशन, लिंक बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट और पीपल के बीच में जो लिंक का काम करता है इंटरमीडिएट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम तक आती है हमारी गवर्नमेंट तक जाती है, गवर्नमेंट की हम तक आती है. तो लिंक का यानी एक लिंक का वर्क करता है कौन? मीडिया. नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एंड आंसरेबल टू द पीपल. यहाँ पर जो मीडिया है हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है. हमारी कोई भी इश्यूज है, हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कौन? मीडिया. और वो पीपल के लिए आंसरेबल भी है. अगर उन्होंने कोई हमारी कोई भी जो वॉइस है उसे रेज किया या नहीं किया तो आंसरेबल होती है किसके? पीपल के लिए. तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी एंड द मीडिया में. फाइन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मीडिया एंड द एथिक्स एंड द अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स होते हैं मूल्य, वैल्यूज, और जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे अकाउंटेबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंग टू योर बुक. सो कीप आउट योर बुक. इट्स योर पेज नंबर 228. I am explaining this topic is the significant role played by the media in the democracy cannot be disputed. However, this does not imply that the media is not experted to follow the code of ethics. ऐसा नहीं है कि मीडिया के जो है कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि एक लिमिटेड दायरे में उसके नियमों के अकॉर्डिंग. The influence exercised by media over the people had often led to attempt by the ruling governments to control it, leading to the struggle between the government and the media. The media has involved a set of principles. मीडिया के बारे में ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को गाइड नहीं करता है, वो सिर्फ जो फैक्ट्स है वो हमारे सामने रखते हैं. सो मीडिया जो है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है, कोड ऑफ कंडक्ट. कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं इनके विच रिफ्लेक्ट ऑफ देयर रिपोर्टिंग एंड राइटिंग, जो उनकी रिपोर्टिंग और राइटिंग में दिखने चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, नहीं. उनके पास कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनकी एक लिमिटेशन होती है जिसका वो हमेशा पालन करते हैं. अब यहाँ पे 2 वर्ड है, डिस्टोर्शंस एंड द सेंसेशनल्स ऑफ द न्यूज शुड बी अवॉइडेड. ऐसी कोई न्यूज़ जिसके कारण अगर जिसको पब्लिश होने से सेंसिटिव हो सकता है या वायलेंस हो सकता है या लोगों को बहुत हर्ट हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं. एंड मीडिया शुड द continuously provided the fact based information and the news, और वो वही न्यूज़ देंगे जिसके फैक्ट हो, जिसका उनके पास कोई प्रूफ हो. पोटेंशियली कंट्रोवर्शियल न्यूज़. अब कंट्रोवर्शियल न्यूज़ क्या होती है? विवादित न्यूज़, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो सकती है. एंड रिपोर्ट शुड बी द वेरीफाइड द एजुकेटली रिपोर्टेड विद द रिस्ट्रेंट. ऐसी चीज़ें जो कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं उनको बोलने से पहले या पब्लिश करने से पहले उन्हें उनकी जांच कर लेनी चाहिए कि कल को अगर वो कंट्रोवर्शियल न्यूज़ किसी कोई उसको चैलेंज करता है तो उनके पास प्रूफ होने चाहिए. थर्ड इज मीडिया शुड ऑलवेज adheres to the provide the balanced report of event. एक बैलेंस रिपोर्ट होनी चाहिए. और यहाँ पे बैलेंस का मतलब ये है कि आप किसी 2 पार्टीज के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं तो आप
खुल के किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बैलेंस, आपको उसके लिए भी बोलना है तो उसके लिए भी बोलना है, अगर क्रिटिसाइज करना है तो भी दोनों को करना है, अप्रिशिएट करना है तो भी दोनों को करना है। एक बैलेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। दैट इज रिपोर्ट विद डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यूज द पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव इट टू द रीडर्स टू फ्रॉम देयर कंक्लूजन। उन्हें हमें सिर्फ फैक्ट बताने हैं, हमारी क्या ओपिनियन होगी उसको पढ़ने के बाद ये हम पर छोड़ना है। यानी वो जब कोई न्यूज़ हमें बताएंगे तो दे वर नॉट डिसाइड कि इट इज ट्रू, इट इज राइट और रॉन्ग। नो, we will decide it after the reading the news that what we should do, what we have opinion about that particular group or particular news. So उनका वर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो हमें न्यूज़ प्रोवाइड करें, फैक्ट प्रोवाइड करें, सब तरह की किसी बिना पार्शियलिटी की वो न्यूज़ दे, उसके बाद वो हम पर छोड़ दे, किस पर, रीडर्स पर छोड़ दे कि उनकी क्या ओपिनियन है। Thus the nature of the information provided by media should be reliable and the unbiased. Reliable होनी चाहिए, reliable यानी कि विश्वसनीय होनी चाहिए। Writing next topic is writing a balanced report, however depend on the independence of the media. अब balanced report तैयार करने के लिए ये ज़रूरी है कि मीडिया क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। And it is for this reason that the media should not be controlled or influenced in the coverage of news. अब इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया शुड नॉट कंट्रोल, मीडिया पर किसी का कंट्रोल ना हो, वो फ्री हो, तभी वो राइट इन्फॉर्मेशन हमें दे पाएगी। अगर वो किसी के अंडर में वर्क करेगी तो हम तक कभी भी फैक्ट्स नहीं पहुंच पाएंगे, और जो चीज़ें हम तक आएंगी हम उसको ही क्या समझेंगे, फैक्ट समझेंगे। Last is media should give the importance of issues national importance rather than focusing of the sensational news. उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है मीडिया को कि उस इश्यूज की क्या इम्पोर्टेंस है, कोई भी सेंसेशनल न्यूज़ तो नहीं है, या फिर हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई ऐसा टॉपिक है, तो वो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, उसके बाद उस चीज़ को वो पब्लिश करते हैं। तो मीडिया एथिक्स एंड द अकाउंटेबिलिटी, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। Next is check and the balance. Next topic is check and the balance. इसके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ डॉटेड बने हुए हैं आपकी बुक में, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। सबसे पहले द ब्रॉडकास्टिंग कोड अडॉप्टेड इन द 1962। ये ब्रॉडकास्टिंग जो कोड है 1962 में आया, विच कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, जिसके कुछ सिद्धांत थे। टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशंस ऑफ द न्यूज़ फेयर एंड द अनबेस्ड कमेंट। ये सबसे पहले जब ब्रॉडकास्ट होता है, लाइव हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये देख ले कि बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। टू प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड कल्चर, जो एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करती हो। टू रेज द मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ द डेंसिटी ऑफ द डेकोरम ऑफ द ऑल प्रोग्राम्स, ये भी उनको ध्यान रखना है। ये उनके कुछ प्रिंसिपल बना दिए गए हैं किसकी, जब भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होगी। टू प्रोवाइड प्रोग्राम फॉर द यंग विच थ्रू इट्स वेराइटी ऑफ द कंटेंट इनकैलकुलेट टू वैल्यूज ऑफ द गुड सिटीजनशिप। ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाए मीडिया के जरिए, ब्रॉडकास्ट किए जाए, ताकि जो यूथ है हमारा, जो यंग जनरेशन है हमारी, उनमें बहुत अच्छी सिटीजनशिप यानी कि अच्छी नागरिकता या अच्छे वैल्यूज जनरेट हो सके। टू प्रमोट द कम्युनल हार्मनी, रिलीजियस टॉलरेंस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें भी है। देखिए हार्मनी यानी कि बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए न्यूज़ का। रिलीजियस टॉलरेंस, कहीं भी धर्म को लेकर कुछ इशू नहीं होना चाहिए। द ट्रीट कंट्रोवर्शियल पब्लिक इश्यूज इन एंड द इम्पार्शियल मैनर, जो भी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ होती है, जो विवादित न्यूज़ होती है, उसके लिए उन्हें इम्पार्शियल रहना चाहिए। इम्पार्शियल यानी किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए मीडिया को, पक्ष कौन लेगा या नहीं लेगा, ओपिनियन क्या होगी, वो हम पर डिपेंड करता है। टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी को उन्हें क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। देन यहाँ पर एक और वर्ड है जो आपका MCQs में भी आया था, द प्रेस काउंसिल एक्ट सेटअप इंडिया इन 1966। प्रेस काउंसिल एक्ट ये आया था 1966 में, याद रखेंगे इसको।
इंश्योर दैट थ्रू द टास्क टू प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसमें प्रेस को काफ़ी सारी फ्रीडम्स मिली थी, एंड मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रेस इन कंट्री, ताकि जो प्रेस है, जो हमारी मीडिया है, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके। To Press Council Act in 1978 work in the mechanism that decide to the complaint against the press if they violate ethics while also protecting the freedom of press। देखिए प्रेस के ऊपर भी बाउंडेशन है और प्रेस भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है, यानी दोनों ही चीज़ें की बात की गई है यहाँ पे। The ideal of the democracy, national unity, secularism, rule of law as the investitures in the Indian constitutions are uphold the various form of the India. Now last topic of your chapter is right to information. It came into the 2005. Remember this? कब आया था? 2005 में। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 RTI कहते हैं इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? RTI को। इस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट में पास किया गया, एम टू प्रोवाइडिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया, ताकि लोगों को क्या मिल सके? राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट, बेस्ड ऑन द व्यूज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। बहुत अच्छी चीज कही गई है। The act is also beneficial to the people representatives since the opens and the transparency in decision making is help to the response to trust to people of the government। देखिए गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो हम तक सारी चीज़ें आए, चाहे हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, लीडर इलेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें भी हमें सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कौन सा राइट है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए the act is the maintain timely response to citizens request for the information about the government functioning। यहाँ पर जो ड्राफ्ट आया है RTI laws purpose of the consumer education research council अहमदाबाद in 1993 and 96, यानी कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स थे कि जो भी चीज़ें हो रही है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आई, कि हमसे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं थी, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फाइन, सो इट्स अबाउट योर चैप्टर, सो लर्न दिस ऑल टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।